2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर पे है और अभी हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने यंग लीडर्स उतार दिए मैदान में, नए चेहरे और सबका साथ सबका विकास, हर जाति वर्ग के लोगों को उन्होंने किया और इससे उनकी तैयारी दिखती है। लेकिन आज विषय हम कांग्रेस पे बात करना चाहते हैं कि कांग्रेस किस दौर से गुजर रही है और इन चुनाव के बाद खास तौर पे क्या वो एक बैकफुट पे है, एक झटका उसके लिए था ये, और उससे वो अभी तक उबर नहीं पा रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यों में तय करने का जो काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री और इतने नए लोगों को उतार दिया, इतना कठिन फैसला बीजेपी ने लिया, लेकिन कांग्रेस में मुश्किल क्या है? दरअसल लीडरशिप की क्राइसिस है, डिसीजन मेकिंग की क्राइसिस है, या एक कल्चरली उसमें एक दिक्कत रहती है फैसले लेने में। कई एक मीडिया में तो ये भी कहा गया है कि बीजेपी जवान हो रही है और कांग्रेस अपने बुढ़ापे से मुक्ति नहीं पा रही है। ऐसी तमाम चर्चाएं होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी बातचीत की जाए, समझा जाए कि कांग्रेस किस दुविधा से गुजर रही है और उसका एजेंडा क्या है, इश्यूज़ क्या है, उसकी क्राइसिस क्या है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ विद्वान पैनल है, कोई राजनीतिक दल नहीं, केवल एक्सपर्ट और बड़े लोगों का पैनल। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव सर हैं, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के संदर्भ में हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, उनका उदाहरण दे सकते हैं उसकी बात के, लेकिन मूल चर्चा हम आज कांग्रेस पे ज़्यादा करेंगे। उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ चल क्या रहा, समस्या क्या है। सर, मुख्यमंत्री चुनना जितना कठिन, उससे आसान मेरे ख्याल में अपोजिशन का लीडर चुनना होता होगा। विजय जी, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है कांग्रेस में? सर, कांग्रेस की समस्या ये है कि एक तो आपने कहा कि चल क्या रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने बहुत एक मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिव बात की कि कांग्रेस में कुछ चल रहा है क्या। पहली बात है कि क्या कांग्रेस में कुछ चल रहा है, क्योंकि जितने पिछले समय को आप देखें, खासतौर से ये विधानसभा चुनावों के रेफरेंस में अगर बात करें, तो कांग्रेस ने जिस तरह से हार हुई, और ये हार भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा मैं कांग्रेस की हार को तौर पर इसलिए देखता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबको लगता था, कांग्रेस समेत, भारतीय जनता पार्टी समेत, कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में उन्हें मौका लग रहा था कि 16.5 साल की शिवराज जी की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ उनको मौका मिलेगा, और राजस्थान में उन्हें लग रहा था कि अशोक गहलोत की जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं उसका फायदा इस सरकार को मिलेगा, इस पार्टी को मिलेगा। लेकिन तीनों जगह पर, खासतौर से यदि 2 राज्यों की बात कर ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें वो हार गई बाजी, जीती हुई बाजी को हार गई। लेकिन जीती हुई बाजी हारने के बाद भी क्या कांग्रेस शॉक में लगती है? नहीं लगती। कांग्रेस उतनी ही सामान्य है। क्या कांग्रेस ने ये कोशिश की, ये जानने की कोशिश की, वो एक्सरसाइज की है? और ये की है तो मुझे जानकारी नहीं। एक औपचारिक तौर पर बैठक करना अलग बात होती है कि क्या कांग्रेस क्यों हारी, किस वजह से हारी, क्या कारण थे, क्या कमलनाथ जी कारण थे, क्या भूपेश बघेल कारण थे, क्या राहुल गांधी कारण थे, या कुछ और कारण थे। किन कारणों से जीती हुई बाजी को हार गई कांग्रेस, इस पर कोई इंट्रोस्पेक्शन की, कोई ईमानदार कोशिश, औपचारिक कोशिश की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे मित्र कह सकते हैं कि उन्होंने बैठक की होगी, लेकिन क्या ईमानदार कोशिश की? और आपने जिस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने तीनों राज्यों में एक नई लीडरशिप बड़े जोखिम के साथ वहां पर दे दी, और 3 नए मुख्यमंत्री ऐसे दे दिए जिनके चेहरों की चर्चा हम लोगों ने किसी ने नहीं की। हम लोगों का मतलब आमतौर पर उनकी चर्चा नहीं। तो मुख्यमंत्री बनाना जो जोखिम का काम था वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अभी वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की चर्चा नहीं की। और ऐसा नहीं है कि अभी उनके पास बहुत वक्त है। लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद होने वाले हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक्सरसाइज देखे तो वो काउंटडाउन शुरू हो गया उनके हिसाब से। क्या कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू हो गया लोकसभा चुनावों के लिए? क्या आप कह सकते हैं, ये बात फिर से दोहरा सकते हैं कि नहीं, 2018 में भी इस तरह के हुए थे और 2013 में भी हुआ था, और उसका नतीजा जो है दोहराया नहीं जाता लोकसभा चुनावों में? पहले ही तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में ऑलमोस्ट सैचुरेशन और 100% के करीबन वहां पर पहुंची हुई है। तो उसमें कांग्रेस के लिए क्या स्पेस है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है तो क्या वो कुछ सीरियस है कि
इस शौक को, एक बार जब शौक भी बड़ा लगता है ना, तो आदमी दोबारा से खड़े होने की सोचता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को शौक भी इस तरह का नहीं लग रहा कि ऐसा है। वो समझते कि ठीक है, फिर हमारे मित्र लोग उसकी काउंटिंग भी करते हैं कि 4,91,00,000 वोट मिल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज्यादा मिल गए। अगर ये सब कुछ उनका सेटिस्फेक्शन का हो, या ये कहें कि नहीं तेलंगाना में तो सरकार बन गई, आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते। मुझे उसमें परेशानी नहीं है कि कांग्रेस को तेलंगाना में सरकार मिल गई और मैं उसका जिक्र, मैं तो चाहता हूं वो तो अच्छा हुआ, वहां पर तेलंगाना से उनके फेस सेविंग भी हो गई और एक बड़ा काम हुआ। जब तेलंगाना में कांग्रेस जीत सकती है बीआरएस के खिलाफ, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सरकार बचा सकती, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में जीत सकती। क्या कांग्रेस ने इसको एनालाइज किया है? क्या ये प्रॉब्लम सेंट्रल लीडरशिप की है, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि नहीं कांग्रेस में आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरह से डिक्टेटरशिप नहीं है, वहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है कि वहां पर सभी छत्रप जो हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो या कमलनाथ हो, उनकी सुनवाई होती है, उनकी चलती है। क्या इसको मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से कहूं कि क्या इस वजह से चल रही है क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप की कोई परवाह नहीं करता। सेंट्रल लीडरशिप इतनी वीक हो गई है कि हर कोई छत्रप है और वो अपने हिसाब से चल रहा है। ये मैं छोटी एक टिप्पणी करना चाहता हूं, बाकी तो और ये सब कांग्रेस के हित को ध्यान में रखते, मतलब मैं कांग्रेस के साथ सद्भावना भी रखते हुए और समझता हूं कि कांग्रेस के जो वोटर है ना, वो ज्यादा दुखी है क्योंकि उसके पास वोट है, उसका कार्यकर्ता है, लेकिन वो कहां जाए ये उसे भी नहीं समझ आ रहा। हाँ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो वोटर हैं, वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में, जैसे मैंने कहा ना कि चल क्या रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर खाली उत्तर प्रदेश को ही लें जो सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं और कुल 90 दिन चुनाव के बचे हैं। 12 मार्च को पिछली बार नोटिफिकेशन आ गया था, अब से जोड़िए तो आप उससे ज़्यादा समय है नहीं जी। अभी तक कोई एक्शन दिखा नहीं, मतलब आप जिम्मेदारी तय कर लेते या कुछ एक्शन, रेटरिक बातें बहुत होती हैं कि हमारे पास 4,91,00,000 वोट हैं, 40% वोट हम लेके आए हैं। कमलनाथ जी शायद ये भी कह रहे हैं कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ और राजस्थान में बहुत सम्मानजनक हार। ये सब रेटरिक है, एग्रीड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फैक्चुअली सही भी है ये, लेकिन एक एक्शन प्लान अब दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो आप करो कि ये मतलब सेंट्रल लेवल पे कोई तय नहीं कर पा रहा कि कैसे निपटा जाए। आप करो शौक भी नहीं, तो शौक तो मतलब क्या है फिर, क्या ये विजय जी? तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। आप जैसे ज्ञानी लोग बैठे हैं, वो समझा सकते कि क्या है क्या कांग्रेस में। भाई यदि आप इससे सेटिस्फाइड है कि आपकी परफॉर्मेंस कांग्रेस की सम्मानजनक हार हुई है राजस्थान में, तो आपके लिए मुबारकबाद। आप ये समझते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हमने ठीक ठाक कर लिया, तो भी आपको इस बात की मुबारकबाद है। इसका मतलब है कि कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं आपको 1984 की बात याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब हार गई और 2 सीटों पर आ गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सवाल खड़ा किया, जो उस समय उसके जिम्मेदार थे, नेता थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से एक इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा और एक कमेटी बनाई कृष्णलाल शर्मा की अध्यक्षता में, और उसमें वो सारे सवाल खड़े किए जो आप उनसे पूछते। वो सवाल खुद खड़े कर दिए और उन सवालों के खड़े करने का जवाब यह है कि आज पार्टी खड़ी हुई है। आप अपनी हार को, अपनी गलतियों को यदि देखना भी नहीं चाहते, उस पर भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहते, तो फिर जवाब कहां से ढूंढेंगे? जवाब ढूंढने के लिए तो पहले सवाल खड़े करने हो ना। हमारे मन में हो कि ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। इन सब सवालों को ढूंढने की जल्दी, कम से कम जल्दी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व को फिलहाल लगती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि वो कर रहे हो, मैं अपने आप को मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, और यदि वो कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, मन में करते रहिए, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। जैसे अगर 38-39% वोट लेके केंद्र में सरकार 2 बार से बन रही है, तो ये तर्क कोई मायने नहीं रखता कि भाई 60% लोग तो अभी भी आपके विपक्ष में हैं, तो बने रहिए अगले और 10-20 साल तक। 60% लोग क्या करेंगे उसका? जो हमारी कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है उसमें सरकार बनाना इंपॉर्टेंट, ना कि आपके कितने % वोट लेके। संजीव जी, क्या हो रहा है? ये कुछ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इतनी, क्या बहुत तगड़ा झटका शॉक लग गया, तो अभी समझ नहीं पा रहे कि हमारे सारे मुद्दे भी नहीं चल पाए, जाति वाला भी नहीं चल पाया, ओआरओ पुरानी पेंशन नहीं चल पाई, और छत्तीसगढ़ ने तो एकदम चौंका ही दिया, तो अभी उस चौंकने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं, सन्नाटा, वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, इतना सन्नाटा क्यों है, एक ही अंकल बोले थे। तो ये सन्नाटा कोई शौक में, विजय की सारी बातों से मैं सहमत हूँ। जितनी उन्होंने विश्लेषण किया, जितनी बातें उन्होंने कही, वो उसमें कोई असहमति का प्रश्न नहीं उठता। तो मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो विजय ने कह दिया वो सब आप समझ लें कि मेरे भी मन का वो सोच है कि एक खास तरह की, मतलब मरणासन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोहित अवस्था में
जैसे होती है ना कि बेहोशी में ये पार्टी चल रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण, जिसकी तरफ विजय ने इशारा किया, कि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्चुअली पार्टी का कोई माई बाप नहीं है। आज बीजेपी में हमें सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों दिखता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा क्यों नजर आता है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है ये भी कह सकते हैं कि भी वो तो जीत रहे हैं, जीतने वाला सिकंदर। तो वहां पे सबसे बड़ी बात है कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सॉलिड है। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी क्षमता है, और सबसे बड़ी क्षमता उनमें वोट दिलाने की है। वोट दिलाते हैं तो जिसको चाहे उसके सर पे ताज रख देते हैं। जैसे जयपुर में शर्मा जी के सर रखा, वहां मोहन यादव जी के, वहां साई जी के। तो जिनके नामों की कोई चर्चा नहीं है, भाई आप जिसको चाहेंगे उसको पहलवान बना देंगे, उसको बादशाह बना देंगे, और उसमें फिर हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं और उसमें खूबियां भी ढूंढ सकते हैं कि भाई अगले 15 साल की लीडरशिप तैयार हो रही है, जनरेशन चेंज हो रहा है। अब ये सब किसी को मालूम है कि कांग्रेस में राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से एक जनरेशन चेंज लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं होते, क्योंकि जो क्षेत्रीय शत्रप है, फिर वही बात जो विजय त्रिवेदी ने कही कि वो अपने आप को इतना ताकतवर समझ चुके हैं कि उनको हिलाना मुश्किल है। अब अशोक गहलोत पिछले साल हट जाते 25 सितंबर को, मुझे नहीं मालूम नतीजों में क्या फर्क पड़ता, लेकिन हटते कैसे? जब वो हटे ही नहीं तो हाईकमान को मुंह की खानी पड़ी। तो उस वजह से सचिन पायलट कोप भवन में रहे, उनके समर्थकों ने कुछ सीटें हरवाई, और वो सब साथ होते तब भी पता नहीं हार जीत क्या होती, लेकिन बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की क्षमता ही नहीं है। वहां टीएस सिंहदेव और वो लड़ते रहे। तो आप बीजेपी में मजा ले, कोई लड़के दिखा दे, लड़के दिखा दे तो एक के पढ़ेंगे दो और वो घर बैठ जाएगा, है ना? मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना, बस वहां तो आंख का इशारा बहुत है जब मजबूत नेता है ऊपर, जिससे भयप्रीत सब हो। क्योंकि आपको मालूम है भाई उसकी चल रही है, कांग्रेस में किसी की चल नहीं रही। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ भी लीडरशिप इफेक्ट नहीं कर सकते, और उसमें भी सोने में सुहागा एक नया एलिमेंट खड़गे जी का भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो पहले तो गांधी परिवार एक नेतृत्व, फिर खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष का भी मान सम्मान रखना है तो उनकी भी मनमर्जी की चीजें हो, और फिर क्षेत्रीय शत्रप। तो वो कब होगा आकलन? और आकलन करके भी क्षमा कीजिएगा, आकलन करके भी क्या कर लेंगे? अब कमलनाथ को ऐसा सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ा 2-3 दिन बाद ये हार के इस तरह के समाचार कि कमलनाथ को लोकसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अरे भाई, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था, जब मध्य प्रदेश के चुनाव सब कांग्रेस जीतती हुई लग रही थी, तब भी मुझे लग रहा था कि भाई उनका सबसे कमजोर लिंक तो कमलनाथ है। कमलनाथ के चेहरे को देख के कौन वोट डालेगा? कैसे किसी के मन में ये उमंग जगेगी कि कमलनाथ मुख्यमंत्री हो? 77 वर्षीय वरिष्ठ नेता है ना, वो प्रबंधक है, संसाधन संपन्न है, लेकिन उस तरह के जननायक, लोकप्रिय, जनता में उस तरह का खुमार पैदा करने वाली तो उनमें क्षमता नहीं है कि भाई एक उत्साह के साथ लोग जाएंगे, चलो भाई इसको बनाएंगे, ये हमारा नेता है। तो वहां पे यहाँ पे अशोक गहलोत हटने को तैयार नहीं है राजस्थान में। वहां भूपेश बघेल हार के भी सबसे बड़े नेता हैं जो हैं, लेकिन उन सबके तोड़ बीजेपी ने निकाल लिए। और कांग्रेस उसी स्थिति में है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, मरणासन बोलना खराब लग रहा है इसलिए मूर्छित कह लेते हैं, मूर्छित अवस्था में। जी। तो जगेंगे कैसे? और हमारे पास, किसी के पास ये कोई वो थोड़ी, अगर हमारी समझ होती कि भाई कांग्रेस को क्या करना चाहिए तो बात ही क्या थी, तो अपनी पार्टी खोल लेते कि भाई ये कर लो। तो पत्रकारों की एक, पत्रकार कोई कुछ कदम उठाए उसकी आलोचना और वो तो कर सकता है, विश्लेषण, लेकिन हमारे पास कांग्रेस को राय देने वाली कोई हमारे समझो। और दूसरी चीज जो आपने एक बात छेड़ी थी नीरज जी, जातीय जनगणना, और उसका काफी हद तक उस मुद्दे की हवा निकल गई, क्योंकि बेसिकली जातीय जनगणना का मुद्दा हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए था कि भाई हिंदुत्व को अगर आपको कहीं मुकाबले में उतरना है तो आप जातीय मुद्दे उठाइए, लेकिन वो जातीय मुद्दे उस तरह से उठ नहीं पाए। और इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग विधानसभा चुनावों के बाद तीनों स्टेट्स में हुई है, उसके बाद तो जातीय मुद्दों पे भी बीजेपी ने मतलब एक बड़ी लकीर खींच दी है कि चलिए अब इसके आगे बढ़िए, हम तो सब जातियों को लेके आ गए, एक रेनबो कोalition बना लिया जातियों का। सो बड़ा डिफिकल्ट है, उससे पहले डिसाइसिव किसी को होना पड़ेगा, जो क्षेत्रीय सत्ता पे त्याग की भावना लानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग। हाँ, लेकिन कोई डिसाइसिव कौन होगा और क्षेत्रीय सत्र क्यों त्याग की भावना अपने अंदर लाएंगे,
तो ये तो एक ऐसा है कि ये विशेष साइकिल है, इसमें कितना ही घूम लीजिए, वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल जैसी चलती थी, उसमें ये निकलो कैसे? वो विशेष साइकिल को वर्चुअस साइकिल में कौन बदलेगा? वो हु विल बिल्ड द कैट? कोई एक आएगा जो करेगा और तभी एक पार्टी बनती है। सकता है कांग्रेस भी किसी ऐसे अवतार के इंतजार में बैठी हो कि कोई प्रकट होगा कहीं से, आकाशवाणी हाँ, होगी, मतलब ये वाला विश्लेषण तो कि होगा। हम लोग कभी कभी मजाक में कहते हैं कांग्रेस भाग्यवादी पार्टी है क्या, कि मतलब वो इंतजार करती है कब मेरे भाग्य खुलेंगे और हम सत्ता पाएंगे, क्योंकि प्रयास करते हुए आप दिखते नहीं। संजय जी, ये विश्लेषण में ये निकल के आ रहा है कि डिसीजन नहीं हो रहा। राहुल जी सर्वशक्तिमान नेता है कांग्रेस के अंदर, उनकी बात को कौन डिफाई कर सकता है, लेकिन वो भी नहीं होते हैं फैसले। या जैसे इन दोनों राज्यों में तय होना चाहिए कि भाई प्रदर्शन नहीं सही रहा ना, या आगे का एक्शन प्लान रख दें वो। अब जैसे संजय सर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को फिर दे दिया गया लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रबंधन का काम, तो फिर आप क्या देखते हैं, ये समस्या कहाँ पे खड़ी हो रही है? डिसीजन मेकिंग में, इश्यूज में, या उनको लगता है कि भाई मैनेज नहीं कर पा रहे, छत्र इतने बड़े को सुनते नहीं मेरी? क्यों नहीं सुनते उनकी, संजय जी? नीरज जी, आपने कई चीजों का जिक्र कर दिया। डिसीजन मेकिंग में दिक्कत या इश्यूज, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ी दिक्कत अब कांग्रेस या दूसरी जो रीजनल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, सबके सामने मुद्दे का अभाव। मुद्दा कौन सा ऐसा मुद्दा हो जो वोटरों को अट्रैक्ट कर सके। देखिए, कांग्रेस की तीनों राज्यों में हार हुई निश्चित, लेकिन आप देखिए हार और बीजेपी की जीत का कारण, कांग्रेस जहां बनी हुई थी 2014-18 के चुनाव में वहीं बनी हुई है। 41-42% वोट वो लाके बनी रही। तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस से भारी नाराजगी थी और लोग उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया। कम से कम मैं ऐसे, मतलब मैं इन वर्डिक्ट को ऐसे रीड नहीं करता। लेकिन बीजेपी जो चीजों को लेके आई, जिन चीजों को लेके जनता के सामने आई, वोटरों को लेके सामने लेके आई, उसमें अट्रैक्शन दिखाई पड़ा। और इसी के लिए आप देखिए बीजेपी ने वोट बटोर लिए। जो इंडिपेंडेंट्स को वोट होते थे, छोटी छोटी पार्टियों को वोट होते थे, तीनों राज्यों में बीजेपी का वोट बढ़ा। कांग्रेस जहां थी वहीं है। तो सरकारों का प्रदर्शन भी, हार जाने का मतलब ये मुझे नहीं लगता कि, कम से कम मैं नहीं मानता कि राजस्थान की सरकार को लोगों ने बिल्कुल एकदम नकार दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार को नकार दिया, ऐसा नहीं दिखा। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस ने अपना वोट को बरकरार रखा। तो सबसे बड़ा मुझे मुद्दा लगता है कि जो मुद्दे का अभाव है। कौन सा ऐसा मुद्दा हो जो अट्रैक्टिव लगे? सिर्फ मोदी विरोध, सिर्फ भाजपा विरोध, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध, इस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ज्यादातर ऐसे ही दिखाई पड़ता है हमें। तो ये बड़ा अभाव है। अब आपने कहा डिसीजन मेकिंग, वो ठीक है, राहुल गांधी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत मुझे दिखाई पड़ती है कि डिसीजन ले लेते हैं लोग, जो क्षेत्रीय छत्रप है उसको मानते भी हैं, नहीं भी मतलब आधे अधूरे मन से मानते हैं, जब उन्हें लगता है कि चलो राहुल गांधी का संजय जी,